आज अगर आपकी जेब में 50,000 1 लाख रुपए नहीं है तो आपको किसी इलाके में टूर्नामेंट में नहीं बुलाया जाता। ये हमारी राजनीति ने ये कल्चर पैदा किया है। मैं इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आप कम से कम 3 कोई योजनाएं मुझे गिना के दिखाओ कि मेरे भाई ने ये योजनाएं कर दी हैं और मैं नगर पालिका क्षेत्र की जनता से इस आधार पर वोट मांग रहा हूँ। मैं 3 योजनाएं भी गिनाऊंगा। हमेशा रावत जी बोलते हैं और बोलना भी चाहिए, क्योंकि संजय डोभाल तभी तो कुछ और करेगा। कांग्रेस को बहुत लंबे समय से विपक्ष में रहने की आदत हो गई है, तो विपक्ष की तरह से बहुत अच्छा बोलते हैं। जो लोग NH पे एक अवैध दुकानें बनी हैं, उन लोगों के लिए सुनियोजित तरीके से हम दुकानें बना के देंगे। ये हमारा जो व्यापारी गण है बड़कोट का, उससे हमारा कमिटमेंट। अवैध तरीके से कुछ दुकानें बनी हैं, क्योंकि वो भूमि ट्रांसफर नगर पालिका को हुई नहीं है। जो भी उस समय अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने वो नगर NH की जो रोड थी उसी के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कराया। आप जाते हो भी देख सकते हो। आंदोलन की नौबत तो रावत जी इसीलिए आई होगी ना, क्योंकि जब जनता इतना त्रस्त हो गई, परेशान हो गई पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए, नहीं। तभी तो आंदोलन की। मैं गारंटी के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि 31 मार्च तक एनी हाउ कॉस्ट बड़कोट के नागरिकों को पानी मिलेगा। चाहे जीते चाहे कोई भी कहे। कोई भी जीते। कोई भी आदमी रमाई घाटी का ये कहते हैं कि हम ठेकेदारी करते हैं, हम किसी को ठेकेदारी दिलाते हैं, तो भाई हम अपना व्यवसाय करते हैं, चाहे जिस तरह का व्यवसाय हम उसमें पैसा कमाते हैं। तो अगर बुरी बात है तो ठीक है भाई, जिसको बुरी लगती है। हमें तो बुरा नहीं लगता, हम इसके बाद और भी व्यवसाय करेंगे, हमें तो बिल्कुल बुरा नहीं। और हम जो अपनी आमदनी में से लोगों में खर्च करते हैं, हमारा क्योंकि हमारी जो जन्मभूमि कर्मभूमि इसका हमारे ऊपर एहसान है, बहुत कुछ उसने हमें छोटी उम्र में दिया, तो हम उसको लौटाना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जनता में, मतलब समाज के काम में लगाते हैं। नहीं देखिए इसको नहीं रावत जी देखिए इसको तू मैं का सवाल नहीं बनाएंगे। देखिए एक मिनट। नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज हैं बड़कोट में। नगर निगम के, नगर पालिकाओं के निकाय चुनाव जो हैं शुरू हो चुके हैं। 23 तारीख को वोटिंग होनी है और सारी जगह निचले इलाकों में भले ही अभी उतनी धूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ की नगर पालिकाओं में चढ़ेंगे तो वो रंगत चुनावों की जो है वो चढ़ने लगी है। यमुना घाटी की ये एक तरह से पहली नगर पालिका पड़ती है जहाँ से हम अपने इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिकाओं और नगर निगमों के प्रत्याशियों से, वहाँ के दमदार दावेदारों से आपकी मुलाकात करवा सकें, आपका परिचय करवा सकें। और निकाय चुनावों को, निगम के चुनावों को, पालिका के चुनावों को ये माना जाता है कि एक तरह से वो सीढ़ी का काम करते हैं आगे राज्य स्तरीय राजनीति और केंद्र स्तरीय राजनीति के लिए। तो यहाँ जिन कैंडिडेट से इस पूरी सीरीज़ में आप मिलेंगे, संभवतः आने वाले सालों में अपनी विधानसभाओं में, और कई लोगों को तो संसद में भी देखने की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ बड़कोट सीट का जो चुनाव है, इसमें जो दमदार दावेदार हैं उनसे आपकी एक बार मुलाकात करवाते हैं। तो मेरे बाईं तरफ पर जो हैं वो हैं विनोद डोभाल जी। विनोद डोभाल जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और दमदार दावेदारों की सूची में एक प्रबल नाम है। आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। सबसे पहले तो बारामासा का बहुत बहुत स्वागत। आप ये पहाड़ी क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, आप यहाँ आए हैं चुनाव के टाइम पे, तो आपका इस क्षेत्र में पूरी रमाई घाटी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। मेरे राइट हैंड साइड पे बीजेपी कैंडिडेट हैं अतुल सिंह रावत जी। रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। धन्यवाद। आपका बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, यहाँ के मतदाता नागरिकों की ओर से मैं आपका बड़कोट में स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं विजय रावत जी। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। राहुल भाई, मेरा सौभाग्य है कि 12 मास का चैनल में आज मुझे अपनी बात को रखने का आपने मौका दिया। मैं 12 मास के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और रमाई आतिथ्य संस्कारों की धरती रही है और आपकी सारी टीमों का यहाँ पर स्वागत है। बहुत शुक्रिया। हम शुरुआत करते हैं, इसी क्रोनोलॉजी से चलते हैं और इसी क्रोनोलॉजी से इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। कुछ डिस्क्लेमर्स भी साथ साथ में देता चलूं। जितने भी लोग यहाँ पर अभी आपको फ्रेम में दिख रहे हैं, 3 प्रत्याशी हैं, 2 अलग अलग दल के, एक निर्दलीय हैं, लेकिन सभी का कोई ना कोई कांग्रेस कनेक्शन रहा है। रावत जी कांग्रेस से
एक बार पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। विजय रावत जी तो इस बार कांग्रेस से लड़ ही रहे हैं और डोभाल जी का भी पहले कांग्रेस से नज़दीकी रही है। बैगेजेस बहुत सारे हैं पार्टी कैंडिडेट्स के पास, जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके पास सवालों को लेकर पहुंचेंगे। शुरुआत करते हैं डोभाल जी से। ओपनिंग रिमार्क इस चीज़ के साथ जो आप डायरेक्टली अपने ऑडियंस को, अपने मतदाताओं को बोलना चाहेंगे। एक लाइन का सवाल है, जनता आपको क्यों चुने? देखिए, जनता मुझे क्यों चुनेगी, ये जो रमाई घाटी है जी, यहाँ की जो संस्कृति है, हम लोग सब एक परिवार की तरह यहाँ पे रहते हैं और बहुत आपसे भाईचारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो मेरा परिवार है वो राजनीति में काफ़ी समय से है और लोग हम तीनों प्रत्याशी को सर से लेके पैर तक जानते हैं। जनता मुझे इसलिए चुनेगी क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि जो मेरे कर्म रहे होंगे, नगर पालिका बहुत बड़ी नहीं है बड़कोट में, तो जो मेरे कर्म रहे होंगे, तो अगर मेरे कर्म सही रहे होंगे तो जनता जरूर मुझ पर विश्वास करेगी। 10,600 के करीब वोटर हैं इस नगर पालिका में। और जो आपने परिवार का जिक्र किया, तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि डोभाल जी के जो बड़े भाई हैं वो अभी यहाँ से, इस क्षेत्र से विधायक हैं और निर्दलीय जीते हैं। और मैं आपके पास फिर से आऊँगा। रावत जी, वही सेम सवाल, पहला ओपनिंग रिमार्क आपकी तरफ से, जनता आपको क्यों चुने, एक लाइन का सवाल है। देखिए, 2013 से 18 के ड्यूरेशन में जी, मैंने बतौर जनप्रतिनिधि जी, ये साबित कर दिया जी, कि जनप्रतिनिधि को अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी चाहिए और विकास का वो आयाम नगर पालिका बड़कोट में खड़ा किया। मैं समझता हूँ न भूतो न भविष्यति। बस तब, लेकिन आप कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, आज आप भाजपा से दावेदार ये कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं जी, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। वो मेरा मतलब पिछला था, कोई चर्चा नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में मैं जनता के दरबार में जा रहा हूं, जनता के पास पहुंच रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपने पिछले कार्यकाल को मैं बता रहा हूं और आने वाले समय की कार्य योजना से परिचित करवा रहा हूं। ठीक है। विजय भाई साहब, आपसे भी मेरा पहला सवाल, वही एक लाइन का सवाल, कि आप अपने जितने भी मतदाता हैं उनको इस सवाल का क्या जवाब देंगे कि जनता आपको क्यों चुने? मुझे लगता है कि जैसा राहुल भाई आपने कहा कि जो लोग आज यहाँ खड़े हैं, जी, ये कल विधानसभाओं में और ये संदेह भी नहीं कि संसद में बोलेंगे, जी, तो मुझे लगता है कि बहुत जिम्मेदारी का चुनाव है। और इस जिम्मेदारी के चुनाव में मैं मानता हूँ कि जो राजनीति है वो राजनीतिक संघर्ष मांगती है। जी, 20 वर्ष पूर्व मुझे यहीं के नौजवान छात्रों ने अपने कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बनाया था और इस छोटे से कॉलेज से निकलकर मुझे अपनी पार्टी के भीतर, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो गांधी, नेहरू और सुभाष की पार्टी है, उसमें राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करने का मौका मिला। और अगर मैंने जीवन का अपना पहला कोई चुनाव छांटा तो मैंने अपनी उसी जन्मभूमि, उसी कर्मभूमि को अपना माध्यम माना है। तो मुझे लगता है कि जो मेरी 20-24 साल की एक राजनीतिक तपस्या है, जो सीख है, जो समझ है, जो मैंने यहाँ से 5-7 साल हाईकमान में काम करके या सरकारों में काम करके या संगठन में सेवाएं करके किया है, और जब अच्छा समय पार्टी का था राहुल भाई, तो मैंने वो सत्ता के सारे आयाम देखे हैं। और आज जब संघर्ष का टाइम है तो मुझे लगता है कि मुझे दरी बिछाने भी जाना चाहिए, झंडा लगाने भी जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहीं से शुरुआत की है और आज मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया है। तो बड़कोट के लोगों के बीच में मुझे लगता है कि एक अनुभवी राजनीति का, मैं मानता हूँ कि मेरे से सीनियर अतुल मामा जी हैं, मेरे से आयु में बड़े डोभाल जी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति संघर्ष मांगता है। अतुल मामा ने संघर्ष किया, उनको नगर पालिका ने चेयरमैन बनाया। डोभाल जी ने संघर्ष किया, उनके परिवार को लोगों ने विधायक बनाया। मेरा अब राजनीतिक संघर्ष है, मैं जनता का एक अच्छा वकील बनना चाहता हूँ। और क्या होता है राजनेता, एक वकील बनना चाहता हूँ, तो एक वकील बनने की मेरी लड़ाई है। आपने बातों बातों में ये कहा कि पार्टी का जब अच्छा समय था, तो इसका मतलब आप ये भी स्वीकार रहे हैं कि वो अच्छा समय पार्टी का अब नहीं है, कांग्रेस का बुरा समय चल रहा है। इसे स्वीकारने में आपको अच्छा नहीं कहा मैंने ये कहा कि जब सत्ता थी इस स्टेट के अंदर, तो मुझे लगता है कि उस समय हमने सत्ता के आयामों को देखा, सारे आयामों को देखा। लेकिन आज जब संघर्ष का समय है, मुझे लगता है कि जितना प्रेशर सभी लोगों में है भारतीय जनता पार्टी में जाने का, उतना प्रेशर हम पे भी पड़ा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि स्वर्गीय ज्योत सिंह रवाल्टा जी ने पूरे जीवन कभी अपनी पार्टी को नहीं बदला, तो वो भी नेता कहे गए। सुंदरलाल बहुगुणा जी जीवन भर एक सर्वोदय नेता के रूप में रहे, समाज में आंदोलन किया, तो वो भी एक नेता रहे। किसी दल में निरंतर बना रहना, मुझे लगता है कि ये असली राजनीति है।
इश्यूज पे बात करेंगे। बड़कोट में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी का मुद्दा यहाँ पर इतना बड़ा रहा है कि पानी की समस्या बड़कोट को पूरे राज्य स्तर पर इतने प्रदर्शन यहाँ पर हुए पानी के सवाल को लेकर के। आपसे इस सवाल की शुरुआत इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि सिटिंग जो यहाँ पर चेयरपर्सन है वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, तो क्या कमियां रही और अपने पिछले कैंडिडेट की तुलना में यदि आप कांग्रेस पार्टी की यहाँ जीत होती है, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप पिछले कांग्रेस के जीते हुए कैंडिडेट की तुलना में कैसे अलग काम करेंगे? देखिए, जो पिछले कैंडिडेट थे वो निस्संदेह हमारी पार्टी की हमारी बड़ी बहन अनुपमा रावत थी। जब उनको टिकट मिला तो मैं उस समय देहरादून के संगठन की राजनीति में सक्रिय था। उस समय जो ये शहर की जो राजनीति का कंट्रोल था कांग्रेस का, वो आदरणीय विनोद डोभाल जी के बड़े भाई संजय डोभाल जी में था, जो हमारे विधायक हैं अभी, और आदरणीय अतुल रावत जी के कंट्रोल में था, जो उस समय पूर्व पालिका चेयरमैन थे। वो डिसीजन उनका था, उन्हें किसको चुनाव लड़ना। महिला सीट थी और बहुत अच्छी प्रत्याशी हमारी थी, वो एक सरल और सीधी महिलाएं थी। उन्होंने अपनी सूझबूझ से जो कार्य किया वो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरी एंट्री होती है 2017 में इलेक्शन। अच्छा, तो मतलब आपने अपने ही कैंडिडेट की जिम्मेदारी बाकी तो नहीं, मैं कहूँगा ना जी कि आज ठीक है, आज कोई चला गया है पार्टी से तो उसका बात का जवाब थोड़ी देगा, लेकिन मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना। मैं मानता हूँ हमारी कैंडिडेट थी जी। अब जो आपने पानी की बात करी, वाटर रिसोर्सेज की, तो मुझे लगता है कि इस शहर के अंदर जब ये शहर बना बुनियादी सुविधाओं के लिए, उस समय जो वाटर रिसोर्स की कैपेसिटी थी उस हिसाब से काम हुआ। आज शहर व्यापक हो गया है। आज क्या है, जो हमारा वाटर रिजर्व टैंक है वो वन भूमि में है। उस समय की परिस्थिति अलग थी। उस समय तो कहते हैं राजगढ़ी से लड़ाई करके तहसील को बड़कोट लाया गया। उस समय के लोगों का जो डेवलपमेंट का इशू था बहुत अलग था। बुनियादी चीज़ों के लिए उन्होंने लड़ झगड़ के वन भूमि में टैंक भी बना दिया। आज वहाँ आपत्तियाँ आ रही है वन टैंक बनाने में। मैं ये नहीं कहता किसी नेता ने कोई कमी की होगी, टेक्निकल चीज़ें हैं। पानी का इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है, उसमें अगर कोई 2-4 हमारे बीच के साथी अगर नेतृत्व कर रहे थे तो हमारा मकसद ये नहीं था कि हम कोई दूसरा मोर्चा खोलें। हमें लगा जो लीड करने सबसे पहले आ गया, जरूरी कि हर पॉलिटिकल आदमी किसी चीज़ को लीड करेगा। बहुत सारे आंदोलन तो आप, ये तो उत्तराखंड की धरती है, गौरा देवी कोई नेता थोड़ी थी, सुंदरलाल बहुगुणा कोई नेता थोड़ी थे, उन्होंने आंदोलन किया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आंदोलन कर रहा है तो हमारा काम है राजनीतिक दलों का उनका समर्थन करना। और आज अगर वो सब चुनाव लड़ रहे हैं तो बधाई है उनको। तो हमने कब कहा कि चलिए, आपने स्पष्ट नहीं लेकिन जवाब दिया। आप डिप्लोमेटिकली, आप नेता बनने की राह पे आप बहुत हैं, आप नेता, और अब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप बहुत तेज़ी से आगे जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपको। आपसे भी वही सवाल कि आप तो एक बार यहाँ पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपके पालिका अध्यक्ष के बाद जो पिछले पालिका अध्यक्ष रहे उनके कार्यकाल के दौरान कैसे, कौन से वो मुद्दे हैं जो आपको लगा कि जो सही सुधरने की बजाय बिगड़े हों? देखिए राहुल जी, पानी की समस्या बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है जी। और मेरे कार्यकाल में डीपीआर बन गई थी कुथनौर से बड़कोट। अब जैसे ही मैं चेंज हुआ, शासन लेवल पर ये बात आई कि ये बहुत लंबी योजना है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, इसको शॉर्ट किया जाए और डीपीआर चेंज करके उसका अलाइनमेंट कुथनौर की जगह तिलाड़ी कर दिया गया। अच्छा। और तिलाड़ी से पेयजल योजना स्वीकृति की दशा में आगे बढ़ी, लेकिन वो किन्हीं कारणवश वो डंप हो गई। अब यद्यपि नगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा होने वाली थी तो बहुत सारे लोग अपने रोटियां सेकने के लिए पहुंच गए, हम पानी देंगे, पानी लाएंगे। होना क्या चाहिए था कि एक डेलीगेशन माननीय विधायक जी के नेतृत्व में चले जाता, माननीय किसी सर्वमान्य नेताजी के नेतृत्व में चले जाता और माननीय मुख्यमंत्री जी बातें सुनते और करते। और लास्ट में हुआ क्या, 48 दिन तक इन रोटी सेकने वाले लोगों ने आंदोलन किया और लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब हम गए तो स्वीकृति मिल गई। और आज मैं गारंटी के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि 31 मार्च तक एनी हाउ कॉस्ट बड़कोट के नागरिकों को पानी मिलेगा। चाहे जीते चाहे कोई भी जीते। आपको नगर पालिका क्षेत्र की जनता को आपके चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूं, 31 मार्च तक पानी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अब कोई प्रत्याशी ये बोलेगा मैंने स्वीकृत कराया, हम बोल सकते हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया
कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कृपया आप इस पर आगे बढ़ें। लेकिन जो लोग यहाँ जेन्युइनली पानी की समस्या से त्रस्त थे और आंदोलन को मजबूर थे, आप उनको आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक बिल्कुल रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी और लास्ट में हुआ क्या, मुख्यमंत्री जी ने बोला 48 दिन तक यहाँ आंदोलन करने की क्या जरूरत थी। आप इससे पर पहले आंदोलन की नौबत तो रावत जी इसीलिए आई होगी ना, क्योंकि जब जनता इतना त्रस्त हो गई, परेशान हो गई पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए, नहीं, तभी तो आंदोलन की। राहुल जी, उसके लिए नेतृत्व जिम्मेदार होता है। सुनो आप, जब क्षेत्र की जनता ने, नगर पालिका क्षेत्र की जनता ने माननीय विधायक श्री संजय डोभाल जी को नेतृत्व दे रखा है, तो मुझे क्या पड़ी हुई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो नेतृत्व है उनको बोलना चाहिए ना कि चलिए हमारे साथ, जनता को बोले, चुने हुए प्रतिनिधियों को बोले, एक्स को बोले, आने वाले को बोले, ये तो उनका काम था ना। लेकिन जब वो फेल हो गए तब उन्होंने जनता के जो अपने आप को ये कह रहे थे कि हमें चुनाव में जाना है, हम नेता हैं, उन्होंने एक माहौल तैयार किया। हम उस माहौल में अलग थे। हम केवल इसलिए, हम सरकार के विरोध में कैसे बात कर सकते हैं, कैसे हम नारे लगा सकते हैं चौराहे पे। लेकिन जब डेलीगेशन की बात आई, मैं गया था, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप, ये जेन्युइन समस्या है, आप इसको करो। उन्होंने की। आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है, काम चल रहा है। चलिए बाकी इश्यूज पे भी आएंगे। डोभाल जी, अभी ये पानी वाली बात का जिक्र हुआ, जिन विधायक जी का जिक्र हुआ वो आपके भाई हैं। मैं उनकी मैं ये नहीं पोर्ट्रेट कोशिश करूंगा कि आप अपने भाई की तरफ से बोलें, आप क्योंकि अलग से एक प्रत्याशी के तौर पर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं, उस तरह का बैगेज आपके पास नहीं है कि जो बैगेज कांग्रेस और बीजेपी के पास दोनों तरफ का है। अगर कुछ पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी हैं। लेकिन पहले तो ये कि जितनी चीज़ें अभी रावत जी ने बोली, उस पर अगर आप किसी बात का जवाब देना चाहते हैं तो वो। बिल्कुल, मैं अतुल रावत जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं जी। मैं आपके बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। जी। जो DPR पहले बन के कही थी, तकरीबन 70 करोड़ रुपए की होगी, एग्जैक्ट शायद आपको पता होगी कितने, 70-80 करोड़ रुपए की DPR है भी, उस पर काम चल रहा था। शासन स्तर पे वो इसलिए लंबित है कि जो मोदी जी की एक योजना चल रही है, हर घर जल हर घर नल, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वो तो है प्रथम फेज में, ठीक है ना, और नगर पालिका के लिए वो योजना थी, और नगर पालिका आता है शहरी क्षेत्र में, तो इस वजह से वो जो DPR है वो पेंडिंग है, वो जो योजना है वो पेंडिंग है, उसका और कोई कारण नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कह दे राजनीतिक तौर पे। अब जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा, लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, लोगों ने उसमें भागीदारी भी बहुत करी, ठीक है ना। तो जब उसमें भागीदारी करी तो रावत जी ने कह दिया कि वो फिर वो मुख्यमंत्री से करा के लिया है। अब हम कह देंगे नहीं, बिना विधायक के तो हो नहीं सकता, लेकिन ये है हमारा ये मानना है, ये कहना है इसमें कि हाँ, वो जनता के लिए जो ज़रूरत थी वो मुख्यमंत्री जी ने या उत्तराखंड सरकार ने दे दी। अब बीजेपी वालों के हिसाब से तो देश ही 2014 में आज़ाद हुआ, तो उनका कुछ नहीं कह सकते ना, ठीक है। तो ठीक है, उन्होंने कह दिया, हमें उस पर नहीं जाना है, किसने कराया किसने नहीं कराया और कौन करा सकता है ये योजना, आप भी इस बात को जानते हैं, ठीक है ना। तो हमें नहीं है इसमें बोलने का, जनता सब जानती है किसने योजना कराई होगी, ठीक है। तो पानी की तो ये समस्या है, और कुछ पूछना आपको? हाँ, इसमें और क्या हुआ था, जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो हमने बाकायदा सिंचाई विभाग को बोला था कि आप इसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था बोरिंग के लिए कर दीजिए, और उस समय क्या है कि आचार संहिता चल रही थी, तो जब आचार संहिता, तो मैंने कहा ठीक है, अभी विधायक जी ने कहा मेरे पास तो बोरिंग के अभी मैं पैसे दे नहीं सकता हूँ, तो चाहे आप सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी उनसे पूछ सकते हैं। हमने कहा अभी हम आपको रुपया दे देते हैं और आप ऐसा करिए कि आप बोरिंग की व्यवस्था करिए और ऊपर तक पानी की व्यवस्था कर दीजिए। अगर भविष्य में इसके एवज में आपको पैसा मिलता है तो वो पैसा हमारा लौटा देना। लेकिन उस समय भी फिर बहुत सारे नेताजी लोग उसमें कूद गए। फिर हमने जनता के बीच में ही अपने यही चैनल के माध्यम से कह दिया था जी अब यही लोग उस बोरिंग को करेंगे, हम उससे किनारे हो गए। तो ऐसा नहीं है। मैं बड़कोट की जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूँ, अगर पानी की समस्या, वैसे तो जो योजना स्वीकृत हुई है वो 70 करोड़ रुपए वाली नहीं हुई है, इसके लिए एक छोटी योजना तकरीबन 4 करोड़ रुपए की हुई है और उसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक योजना आपने आधी एक ही योजना बताई है, 2 योजना हुई है। एक योजना जो ये वाला पार्ट है उससे कंसिर एक गाँव है, वहाँ जो गधेरे में पानी आता है वहाँ से टैप करके, और वो ऑलमोस्ट कार्य पूरा हो गया। वो जो ये आधा एरिया वो 7 नंबर वार्ड का कवर करेगा। और जो ये 4 करोड़ रुपए की योजना है, इससे पानी ऊपर जो टैंक है
उसी में डाला जाएगा। और आजकल कुछ और टैंक वैंक भी बन गए हैं, तो चल रहा काम। बड़कोट की जनता को मुझे लगता है आने वाले 10 साल तक अगर वो योजना मतलब सही तरीके से काम, अगर टेक्निकली मैकेनिकली उसमें काम सही होता है तो आने वाले कुछ समय तक जनता को पानी की दिक्कत नहीं होगी, इतना है। और फिर भी अगर दिक्कत होगी तो इस बारी नगर पालिका के द्वारा घर घर में पानी दिया गया है, और जो भी मतलब हर संभव प्रयास होता है। और देखिए ये रवाई क्षेत्र है, यहाँ राजनीति जो लोग करते होंगे, हम लोग तो नहीं करते हैं, यहाँ सभी लोग सहयोग से काम करते हैं। और ठीक है, कुछ इश्यूज पे और बात करेंगे। एक कंटेक्स्ट में आपको और बताऊं कि ये तिलाड़ी की भूमि रही है। तिलाड़ी कांड के बारे में बारामासा में भी डिटेल प्रोग्राम है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। सांस्कृतिक रवाई घाटी की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका केंद्र भी बड़कोट को माना जाता है। और अगर यहाँ पर इतिहास देखें नगर पंचायत नगर पालिकाओं का, तो 1987-88 के करीब ये नगर पंचायत बनी थी। तब से लेकर यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी बुद्धि सिंह रावत लंबे समय तक यहाँ पर पंचायत अध्यक्ष रहे। और अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर मैक्सिमम समय तक रहे हैं। संभवतः एक बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस पूरे इतिहास में शायद जीती है, बाकी समय निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जीतते रहे हैं। डोभाल जी, पानी के इशू के अलावा अब मैं सभी आप तीनों ही दावेदारों से ये सवाल पूछूंगा कि आपके लिए प्राथमिकता से बड़कोट के कौन से इश्यूज हैं जो पिछली नगरपालिका की अध्यक्ष रहते हुए जो काम नहीं हुए, बेहतरी से हो सकते थे, और कौन से अन्य इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि प्राइमरीली नगर पालिका बड़कोट के इश्यूज हैं? देखिए मेरे ख्याल से नगर पालिका जो बड़कोट है ये पहले नगर पंचायत थी जी, तो इसकी उम्र तकरीबन 40 साल हो गई है। ऐसे नगर पंचायत से नगर पालिका इस दोनों को मिला के लेकिन बड़कोट का जो स्वरूप है वो एकदम अव्यवस्थित हो रखा है। मतलब आप यहाँ देखेंगे तो कनेक्टिंग रोड हो गई, मतलब सिलेंडर का भाड़ा किसी किसी घर में 100 से 150 रुपए तक मतलब मात्र सिलेंडर का भाड़ा लोगों को देना पड़ता है। पहुँच मार के कनेक्टिंग की बड़ी दिक्कत परेशानी। हम कैसे उसको करेंगे? हमारे पास जो अपना विजन है, पहली बात तो जो हमारा रवाई क्षेत्र है ये संस्कृति पे मतलब यहाँ के लोग अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे बड़ा लगाव रखते हैं, प्यार प्रेम रखते हैं। और जो ये रूट है ये यमुनोत्री का भी रूट है और बड़कोट में काफ़ी तादाद में टूरिस्ट आता है। तो हम सबसे पहले जो करेंगे, जो भी हम इस नगर पालिका के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे सुव्यवस्थित ढंग से। हर एक जिस क्षेत्र में पहुंच मार्ग नहीं है उनको पहुंच मार्ग देंगे। जो इसका स्वरूप होगा यहाँ की संस्कृति और पहाड़ी कल्चर के हिसाब से उसका स्वरूप होगा। और जो यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग की व्यवस्था है, जो है लोग NH पे एक अवैध दुकानें बनी हैं उन लोगों के लिए सुनियोजित तरीके से हम दुकानें बना के देंगे। ये हमारा जो व्यापारी गण है बड़कोट का, उससे हमारा कमिटमेंट। अवैध तरीके से कुछ दुकानें बनी हैं क्योंकि वो भूमि ट्रांसफर नगर पालिका को हुई नहीं है। जो भी उस समय अध्यक्ष रहे थे उन्होंने वो नगर NH की जो रोड थी उसी के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कराया। आप जाते हुए भी देख सकते हैं। कौन से सन की बात है ये मेरे ख्याल से भाई साहब के उसमें कार्यकाल में शायद। अच्छा, तो उनसे अभी हाँ, इनके पास एक NOC है NS की कि जब हमें कभी यहाँ चौड़ीकरण होगा तो हम इसे हटा देंगे। पर वो इनको ट्रांसफर नहीं हुई है, तो ये उसमें इशू है। और मैं आपको और इसके अलावा बताऊँ, यहाँ पे एक जगह है तिलाड़ी कांड जहाँ पे होता है, तिलाड़ी शहीद स्मारक भी वहाँ पे है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जगह की बड़ी कमी होती है। उस तिलाड़ी जो शहीद स्मारक की स्थल जो जगह है, आप कभी बड़कोट नगर पालिका में जाइए, वहाँ हर साल करोड़ों रुपया लगता है। और वो अगले सीजन जो बाढ़ आती है, जब भी आती है बाढ़ में, वो करोड़ों रुपए बह जाते हैं। अच्छा, हमारा बड़कोट के नगर वासियों को प्रॉमिस है हम वहाँ पे एक बारी में उसका ऐसा प्रोटेक्शन वर्क करेंगे। और वहाँ बड़ी तादाद पे ज़मीन है, वहाँ पे हम बच्चों को एक मिनी स्टेडियम बना के देंगे। तिलाड़ी का जो शहीद स्थल है उसकी स्थिति में भी सुधार करेंगे। और जो क्योंकि हमारी जो आजीविका है रवाई क्षेत्र की, वो माँ यमुना पे तकरीबन 80% लोग माँ यमुना के ऊपर डिपेंड है। तो वहाँ पे जैसे हरिद्वार है या ऋषिकेश में आरती होती है, तो वहाँ पे एक आरती स्थल बनाया जाएगा जहाँ प्रॉपर लोग आए। क्योंकि जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है तो मतलब वो जाए, अगर उसके पास समय है तो दर्शन वर्शन करे। और जब वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे क्रिकेट का स्टेडियम छोड़े ना, एक बैडमिंटन खेलने के लिए नहीं है, वॉलीबॉल खेलने के लिए नहीं है। हम कबड्डी कराते हैं हर साल उत्तरकाशी में। हमारे पास कबड्डी कराने तक के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो इंटर कॉलेज से लेना पड़ता है या किसी को भी मतलब उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है।
तो हमारा तो बड़कोट के लिए ये है कि भाई जो भी कुछ हमसे बन पाएगा, रही ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिनके लिए लोग आज भी रो रहे हैं, जैसे पहुँच मार्ग हो गया, ये बिजली की झूलती लाइनें हैं। आप किसी भी गली में चले जाइए, 1.5-2 फीट गहरी नालियाँ बनी हैं। किसी का बच्चा अगर उसमें गिर जाए तो भगवान भरोसे ही है कि वो बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। और क्या कहते हैं कि अगर रात को लाइट चली जाए, कोई गिर गया उसमें, तो टांग तो एंड उसकी फ्रैक्चर होगी। तो जो ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं, लोगों को कभी हमारे लिए इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और ये तो बेसिक चीज़ें हैं, शायद कोई भी बनेगा करेगा। हम इसके अलावा भी बहुत कुछ करके देंगे, क्योंकि बड़कोट नगर पालिका क्या है कि यहाँ पे छोटा छोटा व्यवसायी लोगों का होटल है, कॉटेज है, रेस्टोरेंट है। नगर पालिका के अंदर जितनी भी भूमि है, हम लोगों की जो भी कुछ हम करेंगे, लोगों की सलाह मशवरा लेके करेंगे। जो बुद्धिजीवी हैं, जो यहाँ के पिछले लोग जिन्होंने भी नगर पालिका चलाई है, या जो भी हमें लगेगा कि ये आदमी के पास आइडिया बहुत अच्छा है, चाहे वो खच्चर क्यों नहीं चलाता होगा, हम उस आदमी का भी उसमें सहयोग लेंगे। और जो नगर पालिका की जितनी भूमि है, उस भूमि को हम एक ही उसमें 143 का प्रस्ताव अपने बोर्ड में लेके आएंगे। पहली चीज हम ये करेंगे, 143 मतलब लैंड यूज चेंज। हाँ, लैंड यूज चेंज, क्योंकि यहाँ आधा नाली, एक नाली, 2 नाली जमीन के लिए लोग सालों भटकते हैं, और बेचारे कुछ लोग अपनी हिम्मत ही तोड़ देते हैं, फिर अपना धंधा चालू नहीं कर सकता। दूसरा जो हमारा जी, क्योंकि उत्तराखंड का जो सपना था, जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि कैसा हमारा उत्तराखंड हो, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि बाहर वाले को जमीन उमीन ना बेचे। तो हम लोगों को मोटिव, तो जो भू कानून है, हम अपने बोर्ड प्रस्ताव में नगर पालिका के अंदर जो भू कानून और मूल निवास है, एटलीस्ट हम उसको अपनी नगर पालिका से उससे पहले ही बोर्ड प्रस्ताव में पास करके लोगों को देंगे। और जब ये सारी चीज़ें होंगी, और दूसरा हमारा रोजगार को लेके भी है कि ये मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क के टाइम पे भी बाकी चीज़ें लूँगा। मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ। रावत जी, 2-3 बातें डोभाल जी की बातों से निकली। उनमें एक बात तो अवैध निर्माण को लेकर हुई, जिस पर ये कहा गया कि आपके कार्यकाल के दौरान का है, तो उस पर आपको क्या कहना है वो बताइएगा। और इसके अलावा जो और इश्यूज हैं, जैसा कि जिस सवाल की शुरुआत मैंने डोभाल जी से की थी कि पिछले 5 साल के दौरान जो कोर इश्यूज आपको लगे, जिन पर आप प्राथमिकता से काम करेंगे, वो आपके लिए क्या है? राहुल जी, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे बैक साइड ले जाता हूँ। आपने इससे पहले एक बात कही कि बड़कोट नगर पालिका, नगर पंचायत का इतिहास निर्दलीय का रहा है जी। मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी। कि नगर पालिका, नगर पंचायत का इतिहास निर्दलीय नहीं रहा। नगर पंचायत जिस गांव से बनी, बड़कोट गांव से, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। अच्छा। गांव के लोगों का मंतव्य ये रहता था कि यहाँ पार्टी का सिंबल कुछ नहीं चलेगा, यहाँ आदमी चलेगा। ठीक है, इसलिए बुद्धि सिंह रावत जी लगातार जीतते 2 बार, 2 बार, 3 बार, नहीं, हाँ। तीसरे बार तो भारतीय जनता पार्टी के थे। अच्छा। एक बार तो टिकट पे, जो अंतिम बार जब वो बने तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर थे। अच्छा। लेकिन 2 बार वो थे तो कांग्रेस के। अच्छा। लेकिन उन्होंने पार्टी हाईकमान को ये कहा कि मेरा गांव इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अच्छा। इसलिए टिकट नहीं, मैं इंडिपेंडेंट के रूप में आगे आऊँगा। तो ये बात मैं आपकी थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ इतिहास इंडिपेंडेंट का नहीं है, यहाँ इतिहास पार्टी का है। अच्छा। चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है। एक विनोद भाई ने अभी एक बात बोली कि अतिक्रमण दुकानों में हुआ। मैं इसको भी थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अतिक्रमण नहीं, वो लकड़ी के खोखे बने हुए थे पूर्व में। अच्छा। प्रशासक के टाइम में। अच्छा। जब एसडीएम बड़कोट के पास कभी नगर पंचायत का कार्यकाल होया करता था तो लकड़ी के खोखे थे बने हुए। अच्छा। तो हम जब आए तो हम उत्तराखंड आंदोलन के दौरान की बात है क्या? उससे पहले की। अच्छा। नहीं, उससे उत्तराखंड पहले आंदोलन के दौरान यहाँ एक बार वोटिंग नहीं हुई थी ना? नहीं, वो पार्लियामेंट में हुई थी। नगर पंचायत में वोटिंग हुई है। नगर पंचायत भी एक समय यहाँ 3 साल के लिए संभवतः खाली रही है। वो चुनाव नहीं हुए। नहीं, चुनाव नहीं हुए थे, वोटिंग का इशू नहीं था। अच्छा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्लियर कट शब्दों में कि लकड़ी के खोखे बने हुए थे। मैं आया, मैंने प्लान तैयार किया कि एक तो आय बढ़नी चाहिए नगर पालिका की, नगर पंचायत की, और एक ये सिक्योरिटी हो जाए कि अगर कभी भगवान न करे कोई मिस हैपनिंग हो जाए, आग लग जाए, तो किसी का कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने उसको फैब्रिकेटेड बनाया और बाकायदा
एक चीज़ और क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सड़क है उनकी, राष्ट्रीय राजमार्ग को, लेकिन स्वामित्व तो जो है नगर पालिका का है। अच्छा, क्योंकि जो एरियाज बंटे हुए हैं कि इतने एरिया के अंतर्गत नगर पालिका है, तो उनका कहाँ से हो गया? राष्ट्रीय राजमार्ग के एजुकेटिव इंजीनियर से हमने बुला के बोला कि भाई 1 फीट अंदर जा रहे हैं, ये बन रहे हैं। उन्होंने मुझसे एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि उस समय यदि हमको ज़रूरत पड़ेगी तब। मैंने कहा आपको ज़रूरत पड़ेगी पीछे ले चलेंगे, क्या बुरा है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, वो अतिक्रमण नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं है, वो रोजगार है लोगों को। और जो 50,000 रुपये उन्होंने जमा किए, वो आज उनके पास पक्की रसीद है और नगर पालिका में जमा है, नगर पालिका के अकाउंट में जमा है। रसीद पक्की दे रखी है। कोई किसी के अगर पैसे खाएगा 409 का मुकदमा आईपीसी में दर्ज होता है। ठीक है। इसके अलावा, इस पे आपने बहुत स्पष्टता से बताया, उसके अलावा इश्यूज की बात मैंने की थी कि पिछले 5 साल में जो इश्यूज बढ़े हों या जो आपको लगता हो जिन पर आप प्राथमिकता से काम करेंगे, उसके बारे में। मेरे कार्यकाल में 396 मकान राजीव आवास योजना के अंतर्गत मैंने केंद्र सरकार से स्वीकृत कराए। अच्छा, गरीबों के लिए। लेकिन वो यहाँ पर बंद क्यों हुई योजना? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। और 268 मकान ऑनगोइंग प्रोसेस कंप्लीट करके चाबी उस काश्तकार को सौंप दी गई और वो रह रहे हैं। अच्छा। कुछ हमारे सहयोगी मित्र जो चुनाव पीरियड में सफल नहीं हो पाए, उन्होंने उसको इशू बना दिया कि साहब गलत लोगों को दिया है, गलत काम हुए हैं। सरकार जांच में आ गई, जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट तक मामला गया। माननीय हाईकोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए बाकायदा अपनी फंडिंग में लिखा है कि एप्लीकेंटर के द्वारा कोर्ट का समय बर्बाद किया गया है, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, और हम वापस आ गए। जो काम रुके पड़े हैं, 7.5 करोड़ रुपए भारत सरकार को भेज रहे थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनली अनुरोध किया कि ये पैसा मैं बहुत मेहनत करके लाया हूँ, ये वापस चले जाएंगे तो अब नहीं आएंगे, इसलिए वो पैसा भी रुका हुआ है देहरादून में। और जैसे ही नया बोर्ड आएगा, मैं समझता हूँ कि मैं अगर आता हूँ तो 1 महीने के अंतर्गत वो पैसा वापस आएगा और जो काम रुके पड़े हैं वो सही होंगे। आप नहीं आएंगे तो वो पैसा वापस नहीं आएगा? नहीं, मैं तो अपनी बात बोल सकता हूँ ना। दूसरा व्यक्ति, अगर मैं भगवान तो हूँ नहीं, दूसरा व्यक्ति अगर आता है उसको पसंद नहीं है योजना, तो मैं दूसरे व्यक्ति की योजना तो खैर केंद्र की है, पसंद नापसंद का सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन उस पर जो मतलब टारगेट करके जी जो उस पर कमियां निकाली गई, तो उस कारण तो रुके। लेकिन हमने जो अनुरोध किया, वो अनुरोध हमारा स्वीकार किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट ने, और उन्होंने कहा ठीक है, बोर्ड तक इसको रोक दिया जाए, और पैसा रुका हुआ है। और निश्चित रूप से मैं अगर आया तो मकानों के काम इस आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर पालिका के उन काश्तकारों को, उन नौजवानों को, उन परिवारों को भी आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि वो पैसा आएगा और आपके मकान दोबारा बनेंगे। ठीक है, छूटे हुए मकान। ठीक है। और मैं विजय भाई के पास आऊँगा, उससे पहले मैं आप तीनों लोगों को बता दूं कि क्लोजिंग रिमार्क से पहले आप लोगों के पास एक मौका होगा कि आप अन्य 2 प्रत्याशियों से अपनी पसंद के कोई 1 या 2 सवाल पूछ सकते हैं। तो तब तक आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिएगा कि आपको अन्य 2 से क्या मुख्यतः सवाल पूछने हैं, और फिर सबको उसका जवाब देने का भी समय दिया जाएगा। तो विजयपाल भाई, जो बाकी दोनों से बात हुई, इश्यूज़ की जो हम बात कर रहे हैं, आपके ऊपर थोड़ा बैगेज ये भी है कि आप सिटिंग जो यहाँ अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस से आती हैं, तो आपके लिए प्राइमरी इश्यूज़ क्या होंगे अगर आप चुनाव जीतकर अध्यक्ष बनते हैं? मेरा स्पष्ट सा एक डिजाइन है जी कि देखो भैया, ग्राम पंचायत में और नगर पालिका में एक फर्क होता है। ग्राम पंचायत के अंदर स्ट्रीट लाइट लगती है, खड़िंजे बिछते हैं, नालियाँ निर्माण होती है, बारात घर बनते हैं। हमारे शहर में भी नालियाँ बनती है, खड़िंजे बिछते हैं, सोलर लाइट लगती है। बारात घर हमारे यहाँ भी नहीं बनते। नगर का जो ढांचा है भाई, एक ऑडिटोरियम हो जहाँ संस्कृति, कल्चर, परिवेश की बात हो सके, व्यक्तित्व विकास हो सके, कला रंगमंच का एक माध्यम हो, खेल मैदान बने, नगर पालिका की बसें संचालित हो, कम से कम जो नौजवान छात्र आज पैदल टटाव जा रहे हैं, उन बसों में कम से कम निःशुल्क उनके आवागमन की व्यवस्था हो। वो है हमारे बाइलॉज में, है शक्तियाँ बोर्ड की। अगर बोर्ड की शक्ति एक नगर पालिका अध्यक्ष के लिए एक VIP कार खरीदने की है, तो उन बेचारे छात्रों का क्या जा रहा है, उन गरीबों का क्या जा रहा। मैं चाहता हूँ कि जो महिलाएं आज
छोटी छोटी दुकानों में काम कर रही है, उनके लिए नगर पालिका की तरफ से क्यों नहीं कोई स्वरोजगार का रास्ता हो। आज कूड़े को रिसाइकल करके कितनी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं। बहुत साल पहले हम देखते थे, हम छोटे थे तो यहाँ पे एक चरखा आकाता जाता था, वहाँ महिलाएं काम करती थी, क्यों बंद हुआ हो। उस तरह की कुछ क्रिएटिव चीज़ें करेंगे। पशुपालक हमारा पूरा सरनोल बडियार का क्षेत्र है, तो कुछ उस तरह का केंद्र बनाएंगे। दूसरा मैं चाहता हूँ कि जो खोखों की बात अभी चली यहाँ पे, मेरा थोड़ा उसमें भी मेरा है, मैं अतुल अच्छा। मामा जी के, विनोद डोभाल जी के सवालों से मैं सहमत हूँ और अतुल रावत जी के जवाबों से सहमत हूँ। एग्जैक्टली यही था। सवालों से और जवाबों से दोनों से सहमत है। सवाल उठना भी जायज़ था, नाजायज़ है। अच्छा। लेकिन जो उन्होंने टेक्निकल जवाब दिए कि खोखे थे, मैंने कन्वर्ट किए, क्योंकि हमारे शहर में सबसे प्रॉब्लम है फायर की। फायर के बहुत कांड हुए। अभी एक मकान भी इस चला है। पूरी घाटी में ही कई बार होता लेकिन है। वो जो दुकान है वो संकट में है। बीच में स्थिति हुई थी राहुल भाई, जब ये चल रहा था ना तोड़ने फोड़ने का, तो 2-4 गरीब लोगों ने दुकानें खाली कर दी थी। अच्छा। वो तो माँ भगवती ने शक्ति दिया, मैंने उनको बल दिया। मैं कहा अगर कोई बुलडोजर आएगा तो पहले हमारी लाश से गुजरेगा, फिर तुम्हारी दुकानें जाएगी। उस समय ये स्थिति हो गई थी, दुकानदारों को 6 महीने का टाइम चाहिए था। नगर पालिका ने तो 50,000 रुपये देने से मना कर दिया था कि हमारे पास कोई 50,000 रुपये तुम्हारा है ही नहीं, हम रहेंगे। तो हमारा ये मानना है कि खोखों को तो विस्थापित करना ही पड़ेगा, या तो स्थापित करना पड़ेगा कहीं पे। हम ये चाहते हैं कि आज 100 दुकानें तो कल के दिन कम से कम 250 दुकानें हो। भाई वो तो एक रोजगार का माध्यम है। नगर पालिका में 1 रुपये बजट आ रहा है तो उसका वितरण कम से कम समान रूप से हो, एक सेंट्रलाइज ना हो ना। भाई छटांगा से लेके सरुखेत तक का जो निवासी है उसका हर संसाधन पे समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे नगर पालिका की नौकरी हो, चाहे उसका कोई भी संसाधन हो। रोजगार की जरूरत हर व्यक्ति को है। हम चाहते हैं कि नगर पालिका से रोजगार डेवलप होता है। भाई जो अशिक्षित है उसे शिक्षित करो, जो शिक्षित है उसके लिए रोजगार ढूंढो, जिसके लिए रोजगार नहीं कर पा रहा उसके लिए स्वरोजगार ढूंढो। कैसे? ये दुकानें बनाएंगे। हमारी जो महिलाएं उद्यमी हैं आज जो काम कर रही हैं, ट्रेंड है, उनको देंगे प्राथमिकताएं, गरीब महिलाओं को। हमारी प्राथमिकता गरीब रहेगी। हम चाहते हैं कि जो दुकानें जब आवंटन हो तो जो दुकान पे किराएदार है पहले उसको दुकान मिले। वो क्या रखा है कि जिन दुकानों में अधिकतर तो दुकानों के मालिक हैं और उन्होंने किराए पे दे रखी है, यानी नगर पालिका को जो पर्ची फटती है उससे ऊपर किराया लेते हैं। अब पगड़ी भी उन्हीं दुकानदारों से जमा करवा रखी है। अच्छा। तो आज वो डबल मारे जा रहे हैं, बेचारा वो आदमी मारा जा रहा है मेहनत करने वाला। एक तो उसको दुकान ना पगड़ी पगड़ी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि नगर पालिका है भाई, कोई मेरा अपना स्ट्रक्चर थोड़ी जो मैं पगड़ी ले रहा हूँ। 1,000-1,100 रुपये का फॉर्म हो, आवेदन हो, पात्रता गरीबी हो और उसको दुकान आवंटित हो। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि जो हमारा यूथ है, दूसरा एक तो कॉलेज वाला मैंने बताया, दूसरा है रमाई घाटी एजुकेशन में बहुत आगे है। लोग आपने सुना होगा कल्चर और एग्रीकल्चर, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि लगभग हर घर से आज नौकरी पे है, बहुत एजुकेटेड इन्वायरमेंट है। हमारे परिवार में सभी मतलब सर्विस में, छोटा भाई क्लास 1 ऑफिसर है, मैं अकेला राजनीति में हूँ। वो इसलिए कि बड़कोट की शिक्षा दीक्षा का इन्वायरमेंट हमारे ऊपर रहा, हम राजनीति में सक्सेस हुए, यहाँ की शिक्षा दीक्षा का इन्वायरमेंट रहा, हम राजनीति कर पा रहे हैं। जो सिंह रवाल्टा जैसे लोगों को देख के कर पा रहे हैं। यहाँ के राजनीति का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहा। सकल चंद्र रावत जी थे, प्रफुल्ल जवांटा जी थे, हमने उनके साथ दरियाँ बिछाई हैं पार्टी में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चे यहाँ पे आज लाइब्रेरीज खुल गई हैं बड़कोट में, मैं गया एक बार, बड़ा हाईटेक लाइब्रेरी है, बच्चे बैठ के अपना 2 घंटा फीस जमा करते हैं, बैठते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे जो जोन है वहाँ पे फ्री वाईफाई दूँ और नगर पालिका के वाचनालय हों, और वहाँ पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट की बुक है उनकी वो हो। ये नहीं कि मुंशी प्रेमचंद की कथा की किताबें भी हों, गांधी जी का दर्शन भी हो, लेकिन जो उनके सब्जेक्ट हैं, जिन किताबों को, प्रतियोगिता दर्पण जैसी किताबें हैं जो एग्जाम की किताबें, क्योंकि हर बच्चा एग्जाम में इन्वॉल्व है, उसके लिए एक प्रॉपर मतलब नगर पालिका की तरफ से उस पर भी खर्च हो, महिलाओं का रोजगार हो और बसें संचालित हो। तो जो नगरीय ढांचा है जब हम उसको खड़ा करेंगे, अब उसकी ज़मीन का रास्ता कैसे निकालना है कि कहाँ पे नगर पालिका की ज़मीन है, कहाँ पे, वो एक टेक्निकल इशू है, वो बैठ के कोऑर्डिनेशन किया जाता है। लेकिन एक समग्र सीसीटीवी सर्विलांस है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस शहर के अंदर? नशे की। स्मैक का जो सिस्टम इस शहर के अंदर डेवलप हो गया है, आप कैसे कंट्रोल करोगे? पुलिस बहुत परेशान है, पुलिस ने बहुत प्रैक्टिस कर दी, लेकिन वो तभी संभव है जब हम हर एक एरिया को सर्विलांस से कवर कर दें। अगर सीसीटीवी में निगाह है तो कम से कम बहुत सारी चीज़ें ठीक होगी। सीसीटीवी सर्विलांस से सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी। और आगजनी की मैंने बात की, देखिए इस शहर के अंदर आज पानी का संकट है, लेकिन राहुल भाई बड़े ताज्जुब मानोगे आप, इस शहर के अंदर 3 मतलब छोटी लघु सरताएं बहती है जिन्हें हम गाड़ बोलते हैं, और वो गाड़ें हमारी मात्र 1 किलोमीटर ऊपर से बहती है और गंदगी हो रखी है, उसमें सीवर के लोगों ने पाइप खोले हुए। अगर हम उस पानी को साफ रखें, उसकी इकोलॉजी को डेवलप रखें, उस पानी से हम रिजर्व वाटर के टैंक बना सकते हैं। और जिन गलियों को चौड़ा करने की आप बात करें, नहीं कर सकते चौड़ा, यहाँ पे इसका मकान, यहाँ पे इसका मकान, किसका मकान तोड़ोगे भाई? अगर आग लग गई वार्ड नंबर 3 और 4 में, भाई साहब कुछ नहीं बचने वाला। कभी कोई वहाँ तो एम्बुलेंस पर वहाँ भंडारी जी के यहाँ नहीं घुस पाई, उसे 2-2.5 घंटे लग गए। मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो वाटर सप्लाई आग बुझाने वाली, जो फायर ब्रिगेड की, उसको बिछाया जा सके।
हम अब उस सड़कों पे नहीं आ सकते। तो एक समग्र विकास शहर का जो मतलब लगे कि हाँ यार, बुजुर्ग लोग चाहते हैं पार्क हो, घूमने का पार्क हो, छात्र चाहते हैं खेलने का मैदान हो। एक खेल का मैदान ITI में था हमारे पास, वहाँ कोई बिल्डिंग बन रही है। तो ठीक है, हाँ, तो इसका जिक्र सोच है दरबार जो जी ने लोगों किया। की, जी। खेल के मैदानों की चिंता ही नहीं जी। है। मुनस्यारी तक में इतना प्यारा खेल का मैदान है, इतना खूबसूरत हिमालय, इतना वातावरण, खेल का मैदान नहीं दे पा रहे, जो है हम उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। और रही तिलाड़ी के डेवलपमेंट की बात, तो हमारी नगर पालिका का सारा बजट ही तो तिलाड़ी जाता है। तो तिलाड़ी में जो खेत खलियान थे वो फिर से हरे भरे होने चाहिए। घाट की बात डोभाल जी ने की है, मुझे वो मेरे एजेंडे में भी है कि हाँ यार, एक घाट होना चाहिए, नदी का तट होना चाहिए, लेकिन खेत खलिहान होने चाहिए वहाँ पे लोगों की। जो बड़कोट गांव है ना, जिसकी बात अतुल रावत जी ने की, भाई वहीं का चेयरमैन रहा, वो बात भी सही कि कांग्रेस का चेयरमैन रहा। मैं एक मानता हूँ कि जो इस नगर पालिका में 2 गांव ऐड हैं, देखो मूल तो बड़कोट गांव है, दूसरा गांव इस समय विनोद डोभाल जी का चक्कर गांव ऐड हुआ है। तो जो गांव होता है ना, जब वो किसी शहर में आता है ना, तो शहर उसको खा जाता है राहुल भाई। तो गांव को कैसे खाता है शहर? उसकी मोरसदारी के अधिकार छीन के। गांव का पानी होता है, गांव का जंगल होता है, गांव का घास होता है, गांव के पशु होते हैं। बड़कोट गांव नगर पालिका को बने हुए 40 वर्ष हो गया, फिर भी आज वहाँ के लोग पशुपालन करते हैं, उनकी ठीक है, छानियाँ हैं। आपने तो अपने उनके जो एजेंडा- मोरसदारी के विषय हैं, उनके जो हकूक हैं, उनका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम इसको रैप करने से पहले तीनों दावेदारों को मौका देंगे कि वो अन्य 2 दावेदारों से अपने सवाल पूछें। हमारी कोशिश ये भी है कि आप लोगों को इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से सिर्फ दावेदारों से ही मुलाकात ना हो, सिर्फ भविष्य के राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय नेताओं से ही मुलाकात ना हो, बल्कि आप बारीकी से ये भी समझें जो विधानसभा चुनावों में या बड़े चुनावों में जिन इश्यूज़ पे बात नहीं हो पाती, बड़कोट पर आज जो इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, बारीकी से बड़कोट से बाहर की जनता ने भी ये समझा होगा कि एक एक क्षेत्र के इश्यूज़ कैसे होते हैं। तो उनसे आगे बढ़ते हुए डोभाल जी, आपसे शुरुआत करूंगा कि आपके पास मौका है दोनों लोगों से एक एक सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, और मैं बाद में सबसे जवाब भी लूंगा। तो नहीं, आपका जो प्रश्न है वो स्वागत योग्य है, लेकिन देखिए चुनाव का समय चल रहा है और हम दूसरे प्रत्याशी से कोई सवाल नहीं करना चाहेंगे, और हम सिर्फ अपनी बात जानते हैं। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं नगर पालिका के लिए क्या सोचता हूँ, क्या मेरे पे विजन है, तो वो तो मैं बता सकता हूँ। उनके बारे में उनसे मैं किसी तरह के कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन है, 25 तारीख को बीत जाना है, सबने एक छोटे से शहर में रहना है। मेरा तो उसमें अपना व्यक्तिगत सुझाव है। बाकी रही अगर मैं इस नगर पालिका के लिए क्या सोचता हूँ, मैंने आपको बताया भी है। उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं कि मैंने आपको साफ बोला है कि हर व्यक्ति ये भी जानता है बड़कोट में कि विनोद डोभाल को इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सबको पता है हम कोई अपनी आमदनी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस नगर पालिका की आमदनी, जो ये नगर पालिका मतलब सिर्फ जो सरकारी बजट आता है उसी के ऊपर डिपेंड है। हम ये चाहेंगे भविष्य में कि हम अपनी आमदनी, तो हम व्यापारी हैं तो हमारी आमदनी तो बढ़ती है हर साल, तो हम ये चाहेंगे इसके साथ साथ कि हम इस नगर पालिका की आमदनी बढ़ाएंगे। और क्योंकि नगर पालिका के पास विधायकी में क्या है कि उनके जो बहुत ज़्यादा पावर होती नहीं है, मतलब कार्य क्षेत्र, मतलब कि अगर वो कुछ करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए उनकी पूरी विधायकी है, जो भी सिस्टम होता है। क्योंकि नगर पालिका का क्षेत्र चाहे छोटा सा है, पावर चाहे छोटी है, लेकिन उस नगर पालिका के अंदर एक नगर पालिका अध्यक्ष को ही पूरी पावर होती है। तो हम किसी पद पे नहीं रहे, हम एक्ट एक बार एक दिन में, मतलब 2-4 घंटे में पूरा एक्ट समझ के, और उसमें रत्ती भर भी स्कोप अगर हमें इस नगर पालिका के रोजगार बढ़ाने के लिए, मतलब इसकी आमदनी बढ़ाने के लिए हमें कुछ समझ में आएगा, तो हम उसकी आमदनी बढ़ाएंगे, जिससे आसपास के जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं, कुछ तो उसमें, मैं ये नहीं कहता बहुत सारे लोगों को मैं रोजगार दे दूंगा, लेकिन कुछ जो भी उसमें स्कोप निकल पाएगा, एक तो हम ये काम करेंगे। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ देखेंगे रोड ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, तो मैं हर किसी को पता है, हाँ, हमारे भाई से नहीं हो पाता है, हम खुद अपनी जेब से करके देते हैं और लोगों को पता है। सरकार तो देगी पैसा, जब देगी, ये बुनियादी सुविधाएं लोगों को पहुँच मार तक हम मतलब लोगों को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई इसको जानता है। मैंने आज तक अपने सामाजिक जीवन में तकरीबन 10 किलोमीटर रोड लोगों को अपने पैसे से, खर्चे से कटवा के दी है, जो कि मतलब नगर पंचायत लोगों के बहुत नज़दीकी एक गाँव था, तो तकरीबन 4-4.5 होगी या 3 किलोमीटर जो भी, मैं और आज तक मैं उस गाँव नहीं गया, मतलब मैं उस गाँव आज तक नहीं गया और मैंने उस गाँव को मतलब रोड कटवा के दी है। ठीक है, ऐसी नगर पालिका के
बैरोला करके एक जगह पड़ती है, एक GGIC हम कटवा भी रहे थे आजकल, लेकिन चुनाव आ गया, कुछ शायद किसी का खेत बीच में आ गया तो वो रह गया। और रही पानी, हमारे 7 नंबर वार्ड में ही है, हमारे गांव में ही आता है, उसमें पानी की समस्या थी। विधायक जी ने बोला यार अभी नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा हम अपने पैसे, मॉडल स्कूल है उनके पास मंच नहीं था, हमने वो करा के दिया है। पोंटी स्कूल है, उसके पास भवन नहीं था, वो लोगों के लिए हॉल नहीं था, करेगा हम अपने पास है। तो हमारे को उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नगर पालिका का हर एक व्यक्ति मेरे परिवार का व्यक्ति है। अगर वो मुझे विश्वास मेरे पे जताता है तो जो बुनियादी सुविधाएं जो 40 साल से नहीं मिली है, हम उस बुनियादी सुविधाओं का अगले 6 महीने तक उसको दे देंगे। क्योंकि ये जो पानी वानी का जो इस तरह का इतनी भी हम अमीर आदमी नहीं है कि पानी वानी जैसी चीज़ें करोड़ों रुपए का इसमें व्यय आएगा। ये तो खैर हम अपने पैसे से नहीं करा पाते, लेकिन बुनियादी चीज़ें जैसे रोड पहुँचनी है या कुछ भी है, मतलब तो इस टाइप के तो मुझे नहीं लगता कि कभी हमारे को जो बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारे किसी गांव के क्षेत्र के लोगों ने हमें टोका होगा और हमने उसे करा नहीं होगा। तो यही है। और जैसे इसमें मेरे हिसाब से क्या है, क्योंकि अब मॉडर्न की तरफ दुनिया जा रही है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। इन्होंने बहुत पहले कैलकुलेट करके DPR भेजी है 135 स्केल की या लीटर पर व्यक्ति की, तो मेरे ख्याल से उस DPR में भी चेंजेस होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए कि नगर पालिका के पास और आज तक नहीं मिली है, मैं उन सब चीज़ों के लिए प्रतिबद्ध हूँ अपनी जनता को देने के लिए। और जनता को पता है कि हम किसी से कुछ कहते हैं, हम गलती में भी कुछ कह देते हैं तो हम उस गलती में बोली बात को भी अपनी पूरी करते हैं, और जनता इसे जानती है और उसको हमारे पे विश्वास भी है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप दोनों से भी क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। कोई आरोप प्रत्यारोप वाला वो मामला नहीं है, ना ही मैं इसे कोई सनसनीखेज बनाने के किसी उद्देश्य में हूँ, लेकिन फिर भी एक जेन्युइन क्वेश्चंस जो अपने काउंटर पार्ट से होते हैं, यदि आपके पास हों कुछ ऐसे सवाल तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी अपने क्लोजिंग रिमार्क दीजिएगा। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, जी, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ विनोद डोभाल जी से जी, कि संजय डोभाल जी आपके बड़े भाई हैं जी, और उनको विधायक बनाने में मेरी 7 साल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो कांग्रेस के आप समर्पित कार्यकर्ता थे और थे। ठीक है, उनको टिकट नहीं मिला, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हो गया, अच्छा, मैंने साथ नहीं दिया। जब विधायक बनने का समय आया तो वो उसके बाद वो अपनी मेहनत से बने। 3 साल का कार्यकाल हो गया। ठीक है, विनोद जी कह रहे हैं कि मैं अपने निजी व्यय से, निजी व्यय का क्या मतलब? जनता ने तो आपके भाई को विधायक बना रखा है भाई, निजी व्यय का क्या प्रश्न आता है? आपके पास विधायक निधि है, सरकार है, नेतृत्व है, आप कम से कम 3 कोई योजनाएं मुझे गिना के दिखाओ कि मेरे भाई ने ये योजनाएं कर दी हैं और मैं नगर पालिका क्षेत्र की जनता से इस आधार पर वोट मांग रहा हूं। ये ठीक है, ये ठीक है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप पूंजीपति हैं, आप तो कर रहे हैं। आपका सवाल उनसे नहीं, उनके भाई से रिलेटेड सवाल हैं आपके, नगर पालिका से संबंधित क्षेत्रीय सवाल नहीं, क्षेत्रीय, मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूं कि क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उनका एक मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नगर की मैं विकास की बात करूं। तीन योजनाएं बता दीजिए मुझे, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं अभी आपके पास जवाब लेने के लिए आता हूं। विजय भाई वही सेम चीज, हालांकि उन्होंने सवाल मेरा इस सवाल को रखने का मेरा उद्देश्य ये था कि इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब आप 3 प्रत्याशी हैं तो बतौर प्रत्याशी आपके यदि एक दूसरे से कोई सवाल हो, मेरा मंतव्य वैसे ये था। रावत जी ने उनके डोभाल जी की विधानसभा और उनकी विधायकी के बारे में सवाल पूछा है जिस पर वो जवाब देंगे। वही मंतव्य मेरा पूछने का ये है कि बतौर आपके प्रतिद्वंदी यदि आप प्रत्याशियों से उनके इस पालिका से संबंधित कुछ सवाल अगर आपके हों तो आप पूछ सकते हैं। सवाल तो मेरा कुछ नहीं है, जी। मैं भी विनोद भाई की इस बात का समर्थन करता हूँ कि हमारा सवाल नहीं है, लेकिन एक बात है जो दिल में लगती है। मैंने जिन लोगों के साथ राजनीति सीखी है ना, स्वर्गीय बुद्धि सिंह रावत जी, स्वर्गीय राजन सिंह रावत जी ना, ये लोग जब किसी गांव में टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जाते थे या किसी रामलीला का उद्घाटन करने जाते थे तो 1 से 1 रुपए देते थे और सभी लोग उनको बुलाते थे। आज अगर आपकी जेब में 50,000 और 1 लाख रुपए नहीं है तो आपको किसी इलाके में टूर्नामेंट में नहीं बुलाया जाता। ये हमारी राजनीति ने ये कल्चर पैदा किया है। मैं इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि ये जो पैसे की राजनीति है ना, ये जो ताम झाम की राजनीति है ना, ये खत्म होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये मॉरलिटी है हमारी,
कल कोई गरीब का बच्चा चुनाव लड़ रहा होगा। मेरे पिताजी की छोटी सी टेलरिंग की दुकान है, मैं बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आता हूँ, लेकिन मुझे अपने राजनीतिक कौशल पे पूरा विश्वास है। मैं उसका रोना भी नहीं रोता, मैं संसाधनों का रोना भी नहीं रो रहा हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि जो विधायक और सांसदों का चुनाव लड़ते हैं अपना QR कोड डालते हैं फेसबुक में कि मुझे चंदा दीजिए। नहीं, विजयपाल रावत ने अगर 24 वर्षों में राजनीतिक संघर्ष किया है तो मैंने बहुत मित्र कमाए हैं, मेरी शक्ति है मित्र। लेकिन मैं चाहता हूं कि कल किसी गरीब का बच्चा प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़े तो उसके अंदर हिम्मत हो कि यार विजयपाल भाई ने हिम्मत की तो मैं भी हिम्मत कर सकता हूं। मैं उनकी हिम्मत बनना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरा चुनाव परिणाम क्या रहेगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि हम जीते तो भी झलसा रहेगा और हारे तब भी झलसा होगा। आम गरीब आदमी का प्रतिनिधि बनकर चुनाव लड़ना चाहता हूँ मैं। थोड़ी कुछ बातें मेरी और रह गई थी। मैं चाहता था कि रैप करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। 2 बातें और रह गई थी। मैं चाहता हूँ शहर को कम से कम 4000 गाड़ियों की पार्किंग है, पार्किंग की जरूरत है। तो पार्किंग एक जगह सेंट्रलाइज नहीं हो सकती है, तो हमें 7 वार्डों में उसको सेंट्रलाइज करने की जरूरत है। ठीक है। और शहर के अंदर शौचालयों की जो दुर्दशा है, और ये जो बाजार है ना भाई साहब, ये इतने सारे गाँवों का है। आप टिहरी से आते हैं, मुझे मालूम है टिहरी था जो कितने गाँव का बाजार था। तो जो बड़कोट है ये कई रवाई वैली के बनाल, ठकराल, गेट पट्टी, बड़कोट पट्टी यहाँ का बाजार है। जब वहाँ के ग्रामीण यहाँ आते हैं तो चौराहे पे एक टेबल, एक कुर्सी नहीं है उनके पास बैठने के लिए। अरे कोई जगह तो हो जहाँ बैठ के वो गर्मियों में पंखा ले सकें, बस का इंतजार कर सकें। कोई बस स्टॉप नहीं है हमारे पास, मजबूरी से होटलों में घुसना पड़ता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नगरीय सुविधाएं हैं उसका ढांचा खड़ा करना है। ऐसा ढांचा खड़ा करना है कि भाई 5 साल जब मैंने पूरे किए, मानव बात में फाउंडेशन डाल पाया, तो जो दूसरा चेयरमैन आया वो दीवार बनाए, तीसरा जो आए वो छत बनाए, 5वां जो आए वो रंग रोगन करे। तो ऐसा डेवलपमेंट कर पाना कि आने वाले चेयरमैन के लिए आसानी रहे कि यार मैंने अब इसको आगे बढ़ाना है ना। मैं खड़िंजा बिछाने के लिए चेयरमैन बस नहीं ये बनने रैप आया करेंगे। अब कांग्रेस को बहुत लंबे समय से, जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, कांग्रेस को बहुत लंबे समय से विपक्ष में रहने की आदत हो गई है, तो विपक्ष की तरह से बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन विजयपाल भाई शायद यहाँ पर 5 साल आप ही रहे हैं, तो जब आप शहर की दुर्दशा बता रहे थे तो वो कुछ सवाल मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। हाँ, ठीक है, मैंने उस इसलिए पर पहले आपने क्लियर कट कर दिया। पहले बोल दिया। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा डोभाल जी से कि उन्होंने आपकी इच्छा है वैसे आप चाहें बिल्कुल तो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो जवाब इस- नहीं, बिल्कुल इस इलेक्शन भाई से मेरी related नहीं है। मेरी जिम्मेवारी मेरे भाई के प्रति भी बनती है, क्योंकि हम भी समाज से जुड़े हैं। ठीक है। जो सवाल रावत जी ने मेरे से करा, अगर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आम आदमी भी मुझसे ये सवाल करता, वो चीज़ें बता पाता लोगों को। हमारे भाई की भी आदत है, हमारी भी आदत है, हम अपने मुंह से अपना व्याख्या नहीं करते हैं। आपने कहा मतलब संजय डोभाल ने कोई काम नहीं करा, मैं 3 योजनाएं भी गिनाऊंगा। हमेशा रावत जी बोलते हैं और बोलना भी चाहिए, क्योंकि संजय डोभाल तभी तो कुछ और करेगा, ठीक है ना, बोलना भी चाहिए। आपका जो सवाल है स्वागत योग्य है, उसके लिए रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 योजनाओं में मैं आपको बताता हूँ, यमुनोत्री धाम जो हमारा है, जहाँ की 80% यमुना घाटी की आजीविका यमुनोत्री धाम पे डिपेंडेंट है। आप सभी लोग शायद सहमत होंगे इस बात पे। उसका मास्टर प्लान, ठीक है ना, की जो DPR है वो सेंक्शन हो चुकी है, उसका पैसा स्वीकृत हो चुका है, ठीक है ना। नहीं, लेकिन नहीं, आपने विधानसभा पे विधायकी पे सवाल उठाया और आपने कहा कि नहीं, देखिए इसको नहीं रावत जी देखिए इसको तू मैं का सवाल नहीं बनाएंगे। देखिए एक मिनट रुकिए। मैं ये पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरे सवाल पूछने का मंतव्य इस पालिका से और कैंडिडेट से रिलेटेड था। आप सवाल ले गए भाई पर और भाई की विधायकी पर, तो अब जवाब भी भाई पर और भाई की विधायकी पर आ रहे हैं। वो डायरेक्शन इधर से भी गलत हुई तो उधर से भी। उसके लिए आप शांत रहिए, आप हमने कह दिया कि मास्टर प्लान एक योजना है जी, उसके DPR ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। 3.5 करोड़ रुपए तो उसके DPR के ही हैं, और तकरीबन 500,000 करोड़ रुपए की योजना होगी। जो आज संजय डोभाल तो अभी 2.5-3 साल से विधायक है ना, आज से पहले भी बहुत सारे लोगों ने राजनीति करी है। संजय डोभाल तो आज का नेता है ना। अपने कार्यकाल में उसने पहली दफे विधायकी में यमुनोत्री के मास्टर प्लान के लिए DPR सेंक्शन करा दिया। रोपवे मैं क्लियर कट शब्दों में कहता हूँ, हमारे भाई ने स्वीकृत नहीं कराई। पिछले के समय में जो नेता लोग थे, जो विधायक थे, उस क्षेत्र के सेंक्शन रोप उन्होंने करा दिया था, ठीक है ना। लेकिन कुछ निजी कारण बोलो या पता नहीं क्या कारण है, वो उसके टेंडर हो नहीं रहते। 10 साल 15 साल उसको सेंक्शन हो गया। और रोपवे सबको पता है, जो यमुनोत्री बड़कोट का हर आदमी जानता है इस बात को। और रोपवे का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उनके फॉरेस्ट क्लियरेंस हुए बहुत दिन हो गए। 2 योजनाएं होगी। हमारे चिनाली सोड़ में एक नवोदय विद्यालय बहुत समय से वो सेंक्शन था,
उसकी घोषणा हो रखी थी, लेकिन उसका काम चालू नहीं था। उसका टेंडर हो चुका और धरातल पे काम चल ठीक रहा है। है। विनोद जी, मैं आपको कंक्लूडिंग बता रहा हूँ, रिमार्क इसके बारे में कीजिएगा। रही आप यहाँ से भी उठ के देखेंगे ना, तो चारों तरफ बड़कोट में आज की डेट में तकरीबन 3-4 बिल्डिंगें बन रही हैं, जो पिछले 40 साल 45 साल हमारी उम्र हो गई है। जो एक ITI की और इंटर कॉलेज की बिल्डिंग थी, GGIC की पुरानी बिल्डिंग थी, वही थी। GGIC की में नई बिल्डिंग बन रही है, डाइट में नई बिल्डिंग बन रही है, पॉन्टी पॉलिटेक्निक में नई बिल्डिंग बन रही है। 40 साल पुरानी हमारी एक तिलाड़ी रोड थी, और वहाँ जो आदमी एक बार दिन में स्कूटर पे जाता था, क्यों विजयपाल जी, थी वो आपसे थी वो चलने लायक रोड, आदमी इतनी धूल खाता था उस पर। आज आप उस रोड पे होके आइए और तिलाड़ी मतलब जो शहीद स्थल है वहाँ तक आप मतलब अभी उसका पहुँच माने, वो रोड अपने आप में बहुत सुंदर बन चुकी ठीक है। है। बाकी रही आरोप लगाने वाली बात हो, अब आता हूँ मैं विजयपाल भाई के बातों पे। जी। बुद्धि सिंह जब चेयरमैन हुआ करते थे तो इस बात को तकरीबन 40 साल हो गए। अगर वो 101 रुपये उस जमाने देते रहे होंगे, आप ही बता दीजिए 40 साल पहले का 101 रुपये और आज के कितने रुपए। तो देखो कैलकुलेशन भी आज के हिसाब से करेंगे ना आप। अब 40 साल पहले 100 रुपया शायद किसी आदमी का 1 महीने का खर्चा होता था। आज किसी आदमी का 1 महीने का खर्चा 100 रुपया तो मैं तो नहीं मान सकता। तो अब आप उसको इस तरह से मतलब इंटरप्रेट मत करिए कि बुद्धि सिंह के ज़माने पे। हाँ, आप कह सकते हैं। और रही हमारी आमदनी, जैसे आप कह रहे पैसे का पलचन, आपने व्यक्तिगत हमारे ऊपर ये बात बोली है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। कोई भी आदमी रवाई घाटी का ये कह दे कि हम ठेकेदारी करते हैं, हम किसी को ठेकेदारी दिलाते हैं, तो भाई हम अपना व्यवसाय करते हैं, चाहे जिस तरह का व्यवसाय, हम उसमें पैसा कमाते हैं। तो अगर बुरी बात है तो ठीक है भाई, जिसको बुरी लगती है बुरी लगती है, हमें तो बुरा नहीं लगता। हम इसके बाद और भी व्यवसाय करेंगे, हमें तो बिल्कुल बुरा नहीं। और हम जो अपनी आमदनी में से लोगों में खर्च करते हैं, हमारे क्योंकि हमारी जो जन्मभूमि कर्मभूमि, इसका हमारे ऊपर एहसान है, बहुत कुछ उसने हमें छोटी उम्र में दिया, तो हम उसको लौटाना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जनता में मतलब समाज के काम में लगाते हैं। और इतना ही से जवाब था। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बड़कोट के इश्यूज समझे, आप यहाँ के दमदार दावेदारों से मिले, उन दावेदारों के मुद्दे भी समझे, और आपसे टसल भी आपने इस पूरी बातचीत में महसूस करी होगी। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और आप में से किसी एक को अग्रिम बधाइयाँ भी, वो बधाइयाँ किसकी होंगी वो जनता तय करेगी। ये सीरीज जारी रहेगी। यमुना घाटी से हमने इसकी शुरुआत की है, नगर पालिकाओं से होते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड के जो 11 नगर निगम हैं, सब में सबके जो दमदार दावेदार हैं उनसे आप लोगों की मुलाकात करवाते रहें। तो जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा बारहमासा।